सऊदी अरब में एक दो चीज़ें हैं, वहाँ पे मीडिया की वैसी आज़ादी नहीं है जैसे हम सब लकी हैं इस मामले में। जो जितनी आज़ादी है या यूरोप या अमेरिका में है, हिंदुस्तान में भी लगभग मैं मान के चलता हूँ कि कम से कम मैं अपने तजुर्बे से कहता हूँ कि मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये स्टोरी ऐसे जानी चाहिए या वैसे जानी चाहिए, तो इसलिए मैं इसको आज़ादी मानता हूँ। सऊदी अरब में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ आप रॉयल फैमिली के ख़िलाफ़ कुछ नहीं लिख सकते, वहाँ की पॉलिसी, वहाँ की किंगडम के बारे में आप कुछ नहीं लिख सकते। तो आप कर क्या सकते हैं, बस वो जो हैपनिंग चीज़ें होती हैं आप उसी को रिपोर्ट करते हैं। एडिटोरियल में भी उनकी पॉलिसीज़ और बाकी चीज़ों के आप कुछ नहीं कर सकते, वरना फिर आप उनके दुश्मन माने जाएंगे। लेकिन ये शुरू से ही जमाल खशोगी एक आज़ाद सोच के, उनका मानना था कि जिस तरीके से बाकी के दुनिया भर के कंट्री में प्रेस को फ्रीडम है, आज़ादी है, वैसा सऊदी अरब में भी होना चाहिए। धीरे धीरे जब वो जर्नलिज्म में सीनियर होते गए तो ये सोच और कट्टर होती गई। लेकिन शुरुआत में जब वो एक अच्छे जर्नलिस्ट थे, उसके बाद मतलब तब तक ये कि अच्छे जर्नलिस्ट का मतलब ये है कि रॉयल फैमिली के सऊदी अरब के तब तक कुछ नहीं कह रहे थे। तो वहाँ का एक बहुत ही मकबूल और फेमस अखबार है सऊदी अरब का, अल वतन, उसके एडिटर बनाए गए। लेकिन अल वतन में जब एडिटर बने उसके बाद से ही जो एक सोच थी, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। तो सऊदी सरकार, किंगडम, शाही फैमिली, उनकी पॉलिसीज़, उसको लेके फिर जमाल खशोगी ने लिखना शुरू किया। और उनका मेन यही था कि यहाँ पे भी उस तरीके से मीडिया को आज़ादी होनी चाहिए। अब इस दौरान में धीरे धीरे जब वो लिखने लगे तो फिर बीच में बहुत सारी चीज़ें आईं। जो सऊदी शाही फैमिली है, उसने बीच में अपने ही बहुत सारे प्रिंसेस को भ्रष्टाचार के मामले में, कई मंत्रियों को, एक्स मिनिस्टर को उठा उठा के जेल भेजना शुरू किया। क्योंकि वहाँ पे सिंपल सा ये है कि एक बार जो रॉयल फैमिली है, जो रूलर है, उसने जो कह दिया वही कानून है, वही इंसाफ है, सब कुछ वही है। कहने को अलग अलग वो बनी हुई है, लेकिन कायदे से उन्हीं का हुक्म आखिरी हुक्म होता है। तो इन सब को भी, इन सब के ख़िलाफ़ लिखना शुरू किया जमाल खशोगी ने। एक तरह से सीधे सीधी सऊदी रॉयल फैमिली के ख़िलाफ़ लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद फिर जब यमन में जंग हुई और सऊदी को की जो उसमें लेकर जो रोल था उसके ख़िलाफ़ लिखना शुरू किया। कतर पे जब पाबंदी लगी, उस पाबंदी के ख़िलाफ़ भी लिखना शुरू किया। तो कुल मिलाकर सऊदी रॉयल फैमिली, और ख़ास तौर पर चूँकि अब सऊदी अरब में ये ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है कि अगला वहाँ का जो शाह है वो कौन होगा, तो मोहम्मद बिन सलमान, ये वहाँ के क्राउन प्रिंस है। अभी कुछ वक्त पहले इंडिया भी आए थे, पाकिस्तान भी गए थे। तो मोहम्मद बिन सलमान अभी वहाँ के क्राउन प्रिंस हैं। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसीज़ और उनके फ़ैसले को लेके जमाल खशोगी कुछ ज़्यादा ही सख्त है और वो बहुत कुछ लिखने लगे। इस बीच में उनके दोस्तों ने सलाह दी कि तुम अगर इस तरह से ज़्यादा रॉयल फैमिली के ख़िलाफ़ लिखोगे तो किसी दिन जेल चले जाओगे। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल थे वहाँ पे, ऐसे जर्नलिस्ट के साथ हो चुका था। 2016-17 में जब लगा कि जमाल खशोगी को यहाँ आना सेफ़ नहीं है, तो अपनी फैमिली के साथ यूएस पहुँच गए और वर्जीनिया में जाकर रहने लगे। 2 बेटे और 2 बेटियाँ, 2 शादी ये कर चुके थे ऑलरेडी, डिवोर्स हो चुका था, और पहली पत्नी से, पहली बीवी से 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियाँ। तो वहाँ रहने लगे और वहाँ पे एक कॉलमनिस्ट के तौर पर न्यूज़पेपर में लिखना शुरू किया। और वहाँ पे भी जब वो लिख रहे थे तो लगातार सऊदी की जो सरकार है उसके ख़िलाफ़ पॉलिसीज़ जो है, और ख़ास तौर पर क्राउन प्रिंसेस मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़। तो ये जब कॉलम वॉलम लिखने लगे, और जाहिर सी बात है कि यूएस में बैठ के लिख रहे हैं और वो सारी चीज़ें यहाँ पे सऊदी अरब भी आ रही हैं, तो सऊदी सरकार और ये उनसे नाराज़ थी, ये पता था। और कहते हैं कि खबर ऐसी भी थी कि 2017 में क्राउन प्रिंसेस मोहम्मद बिन सलमान ने ये कहा था कि अगर वो इस तरीके की चीज़ें बंद ना करे और वो सऊदी अरब वापस ना आए और समझौता ना करे सरकार से, तो उसे गोली मार दो। ये कहते हैं जो क्राउन प्रिंसेस है, ये आदेश था। लेकिन खैर उस वक्त तक वो हुआ नहीं, और ये जमाल खशोगी इसी तरीके से लगातार लिखते रहे सऊदी सरकार के ख़िलाफ़, और ये चीज़ें चलती रही। इसी बीच में यूएस में जब वॉशिंगटन पोस्ट, अब एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर, वहाँ पे ये रेगुलर कॉलम लिखना शुरू किया। और वॉशिंगटन पोस्ट में सऊदी की रॉयल फैमिली, उनकी पॉलिसीज़, इसको लेके लगातार लिखना।
और पाबंदी से लिखना, इन चीज़ों ने सऊदी रॉयल फैमिली को थोड़ा सा ज़्यादा नाराज़ कर दिया। ये पूरी कहानी का अभी तक एक चैप्टर चल रहा है। इस बीच में होता यह है कि इससे पहले जमाल खशोगी सऊदी अरब में इसलिए भी पॉपुलर थे कि 80 से 90 के दशक में जब अफ़गानिस्तान में ये वॉर हो रहा था, तो जमाल खशोगी उन चुनिंदा गिने चुने जर्नलिस्ट में से एक हैं जो कई बार ओसामा बिन लादेन से मिले और ओसामा बिन लादेन को जाकर इंटरव्यू किया। तोरा बोरा की पहाड़ियों में, अफ़गानिस्तान में बड़ा फेमस है ये जगह, तो वहाँ पे इंटरव्यू किया। और कहते ये भी हैं कि जमाल खशोगी ने अब ओसामा बिन लादेन को ये समझाने की कोशिश की, क्योंकि ओसामा बिन लादेन का भी रिश्ता सऊदी अरब से है, कि तुम ये वायलेंस छोड़ दो, ये टेररिज्म छोड़ दो, सही रास्ते पे आ जाओ। लेकिन ओसामा ने बात नहीं मानी। 9/11 जब हुआ उसके बाद जमाल खशोगी ने फिर ओसामा से अपनी दूरी बना ली और फिर कभी दोबारा मिलने के लिए नहीं गए, क्योंकि फिर अब वो अमेरिका के रडार पे थे। लेकिन ओसामा बिन लादेन से जमाल खशोगी ने कई बार मुलाकात की, इंटरव्यू किया, सब रिकॉर्ड पे है। तो एक फेमस वहाँ पे सऊदी अरब में एक जर्नलिस्ट के तौर पे वहाँ भी, लेकिन लास्ट में जब सऊदी रॉयल फैमिली के ख़िलाफ़ लिखना शुरू किया तो अब सऊदी रॉयल फैमिली के लिए दुश्मन हो गए। अब ये सारी चीज़ें चल रही थी। इसी बीच में होता ये है कि जमाल खशोगी को टर्की की एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम था हैतिस। अब हैतिस से शादी करनी थी जमाल खशोगी को, और ये वर्जीनिया में ऑलरेडी सेटल है, सऊदी जा नहीं सकते, गिरफ्तारी का डर है। तो हैतिस से शादी करने के लिए कुछ कागजी कार्रवाई पूरी करनी थी। इसके लिए वर्जीनिया में रहते हुए, यूएस में रहते हुए जमाल खशोगी ने टर्की के सऊदी एम्बेसी से कांटेक्ट किया और उन्हें कुछ पेपर चाहिए थे जो डिवोर्स से रिलेटेड थे, और उस पेपर के बाद जमा करने के बाद और वहाँ से फिर एम्बेसी से पेपर लेने के बाद ये हैतीस से, जो जिनके साथ उनकी ऑलरेडी मंगनी हो चुकी थी, इंगेजमेंट हो चुका था, वो उससे शादी करना था। तो वर्जीनिया में रहते हुए टर्की के सऊदी एम्बेसी से कांटेक्ट किया। सऊदी एम्बेसी ने इनको टाइम दिया और 2 अक्टूबर 2018, 2 अक्टूबर 2018 इनको टर्की बुलाया गया। उसने टाइम दिया था। तो वहाँ की राजधानी इस्तांबुल ये पहुँचते हैं और सऊदी एम्बेसी में जाते हैं। दोपहर के करीब 1 बजे का वक्त था, तारीख थी 2 अक्टूबर 2018। इनके साथ इनकी मंगेतर हैतिस संगीज भी साथ में थी। हैतिस एम्बेसी के बाहर ही रुकती हैं। जमाल खशोगी एम्बेसी के अंदर जाते हैं और इसके बाद 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4, कई जब 2-3 घंटे बीत जाते हैं तो हैतिस को थोड़ा सा फिर फिक्र होती है। लेकिन जमाल खशोगी के दोनों मोबाइल फ़ोन वो कार में हैतिस के पास ही छोड़ कर गए थे, तो संपर्क करने का कोई ज़रिया नहीं था। शाम के करीब 4 जब बजाता है, 1 से 3 घंटा हो गया, तब उन्हें फिक्र होती है। इसके बाद वो गार्ड वार्ड से पूछती हैं, कोई जानकारी नहीं मिलती। फिर शाम हो जाती है, एम्बेसी बंद होने का वक्त आ जाता है। तो जब एम्बेसी बंद होने का वक्त आता है तब अच्छा हैतिस को ये मालूम है कि सऊदी रॉयल फैमिली से नाराज़गी है और ये सऊदी एम्बेसी के अंदर ही है, तो कुछ भी हो सकता है। तो उन्हें जब चिंता हुई तो हैतिस, चूँकि टर्की की सिटीज़न, इस्तांबुल की रहने वाली, वो इस्तांबुल पुलिस को कॉल करती हैं। शाम के करीब 5:30 बजे जैसे ही एम्बेसी बंद हुआ और सारे लोग बाहर आ गए और उन्होंने चेक कर लिया कि अब कोई और नहीं आने वाला है, गार्ड ने बताया कि जितने विजिटर्स हैं निकल चुके हैं। तो जब उसमें जमाल खशोगी बाहर नहीं आया तो फ़ोन किया पुलिस को। पुलिस आती है, पता करती क्या हुआ, तो वो बताती हैं कि 1 बजे से वो अंदर गए और वापस नहीं आए। इस्तांबुल पुलिस अंदर जाती है, पूछताछ करती है, सीसीटीवी फुटेज देखती है। उस फुटेज में दोपहर 1 बजे जमाल खशोगी के एम्बेसी के अंदर जाने की तस्वीर तो है, लेकिन शाम को जब तक पुलिस पहुंची उनके बाहर निकलने का कोई विजुअल नहीं, कोई तस्वीर नहीं। जिससे ये पता चलता है कि जमाल खशोगी एम्बेसी के अंदर गए लेकिन बाहर नहीं आए। लेकिन एम्बेसी के लोगों ने पूछताछ करके कहा कि वो यहाँ अपने काम से आए थे, कागजात उनका काम हो गया और वो उसी वक्त चले गए और हमें पता नहीं वो कहाँ गए। अब ये पूरा दिन निकल जाता है। अगले दिन 3 अक्टूबर को, चूँकि अब ये मामला पुलिस के पास था और जमाल खशोगी वॉशिंगटन पोस्ट के लिए काम कर रहे हैं, उनकी मंगेतर वॉशिंगटन पोस्ट के उनके साथियों को कांटेक्ट करती है
और इसके बाद फिर ये चीज़ें वहाँ की सरकार पे आती है। तो इस्तांबुल की सरकार अगले दिन एक बयान जारी करती है और कहती है कि वो इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट है वो ये है कि जमाल खशोगी अंदर तो गए पर बाहर नहीं आए। अब यहाँ से प्रेशर, चूँकि सऊदी अरब पे सीधी सऊदी सरकार पे उंगली थी, क्योंकि दुश्मनी की बात थी, कुछ हो ना जाए, तो इस प्रेशर में सऊदी सरकार का फिर उस एम्बेसी के थ्रू 3 अक्टूबर को ही बयान आता है और उस बयान करके ये कहते हैं कि हमें नहीं मालूम, खशोगी यहाँ आए थे, लेकिन इसके बाद कागजात लेने के बाद वो दूतावास से निकल गए थे, उसके बाद क्या हुआ वो हमें नहीं मालूम। तो एम्बेसी ने अपना पल्ला झाड़ लिया और सऊदी गवर्नमेंट ने भी स्टेटमेंट जारी कर दिया। लेकिन अब ये था कि इस्तांबुल पुलिस के पास एक पुख्ता सबूत था कि सीसीटीवी फुटेज में जमाल खशोगी अंदर जाते हुए तो दिख रहे हैं, बाहर निकलने वाले तमाम लोग थे, लेकिन उनका कहीं कोई चेहरा नहीं था। तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी है अंदर है। तो जब ये सारी चीज़ें पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दी, मामला थोड़ा बड़ा हो गया। उधर वॉशिंगटन पोस्ट की वजह से अमेरिका का भी प्रेशर था। तो फिर टर्की की सरकार ने बयान दिया बाकायदा वहाँ पे अगले दिन, जो चूँकि ऑलरेडी इनकी मंगेतर पहुँची हुई थी जमाल खशोगी की। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं टर्की के, मिस्टर रजब तैयब एर्दोआन, उन्होंने भी बाकायदा बयान दिया और उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से जो बयान आया था उसमें ये कहा गया था कि हमारी रिपोर्ट के मुताबिक जमाल खशोगी कहीं बाहर नहीं गए हैं, बल्कि वो सऊदी दूतावास के अंदर हैं और वो दूतावास में ही हैं। लेकिन चूँकि जितने भी ऐसे एम्बेसी होते हैं उनके बड़े अपने अपने हर कंट्री में रूल रेगुलेशन होते हैं, सभी के लिए एक चीज़ होता है कि आप बिना परमिशन के तलाशी नहीं ले सकते और बाकी चीज़ें नहीं। तो वहाँ की इस्तांबुल की पुलिस ने कोशिश की थी अंदर जाके तलाशी लेने की, लेकिन सऊदी एम्बेसी के लोगों ने इसको मना कर दिया। अब ये जब सारी चीज़ें हुई, मना कर दिया गया, फिर टर्की की गवर्नमेंट ने बाकायदा सऊदी वहाँ पे जो है एम्बेसडर थे टर्की के, उनको बुला के तलब किया, उनसे पूछताछ की। और उधर वॉशिंगटन पोस्ट लगातार इस चीज़ पे नज़र रखी हुई थी और वो रिपोर्ट भी कर रही थी, और उन सब ने भी कहा कि इतने दिन हो गए हैं और वो गायब है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। इस दौरान में ये आशंका जताई जाने लगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और सऊदी सरकार इसमें शामिल है और शायद अब जमाल खशोगी कभी ज़िंदा नहीं मिलेंगे। तो जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा था, इस शक को और बल मिलता जा रहा था। इस बीच में जितने भी यूरोप, अमेरिका और टर्की और ये सारे मुल्क में जो अखबार और मीडिया थी, वो जमाल खशोगी की मिसिंग की खबर हेडलाइन बननी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह सीधे ये थी कि शक की सुई जा रही थी सीधे क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया सलमान पे, जो मोहम्मद बिन सलमान, जो अगले शाह वहाँ के अगले किंग बनने जा रहे हैं। तो इसलिए, और ये था कि कहीं ना कहीं उनका हाथ है। तो टर्की की सरकार पे भी प्रेशर था कि आप पता करो। टर्की की सरकार कह रही है हम पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन तब तक जांच नहीं हो पाएगी जब तक हमें एम्बेसी के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं जाए। लेकिन सऊदी दूतावास इसकी इजाज़त नहीं दे रहा था। इस बीच में मामला ट्रंप तक पहुंचा। ट्रंप से बाकायदा मीडिया ने सवाल किया। ट्रंप ने फिर ये भी कहा कि उनकी बात हुई है मोहम्मद बिन सलमान से, क्राउन प्रिंस से, और उन्होंने कहा कि हाँ वो गायब है, लेकिन इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। इस बीच में सऊदी सरकार पे जब ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो फिर ये हुआ कि भैया अगर आप पाक साफ हैं तो फिर आप एम्बेसी के अंदर तलाशी लेने क्यों नहीं दे रहे हैं। तो आखिरकार गायब होने के कुछ दिन के बाद, सऊदी सरकार की इजाज़त मिलने के बाद, टर्की की पुलिस इस्तांबुल में सऊदी एम्बेसी के अंदर दाखिल होती है तलाशी लेने के लिए। और इसके बाद वहाँ पे जब वो तलाशी लेते हैं, उस तलाशी लेने के बाद उनकी एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट से पूरी दुनिया चौंक जाती है। इस्तांबुल पुलिस ने तलाशी लेने के बाद कहा कि जब वो अंदर गए तो उन्होंने जब हर चीज़ छानबीन कर ली तो उन्हें दीवार पे कुछ जगह पे नए पेंट दिखाई दिए। पता किया गया कि ये पेंट कब हुए, तो मालूम हुआ कि ये पेंट 2 और 3 अक्टूबर को ही किए गए थे। उन्होंने उसके कुछ नमूने उठाए और उस नमूने की जांच की तो उस दीवार पे ब्लड के स्टेन थे, निशान थे, और उस ब्लड के स्टेन निशान को छुपाने के लिए नया पेंट किया गया था। और इस्तांबुल पुलिस ने अपनी रिपोर्ट ये दी कि जमाल खशोगी कहीं लापता नहीं है। 2 अक्टूबर को जिस दिन वो उस एम्बेसी में दाखिल हुए थे,
उसी दिन उनका कत्ल कर दिया गया और एम्बेसी के अंदर ही किया गया। लेकिन लाश कहाँ गई है ये मालूम नहीं है। अब इसे एक रिपोर्ट ने एक तरह से हंगामा मचा दिया, क्योंकि एक एम्बेसी के अंदर एक जर्नलिस्ट का कत्ल, वो भी कत्ल की जो जिस पे इल्ज़ाम है उस कत्ल का, वो कोई और नहीं, सऊदी अरब का होने वाला अगला राजा, अगला शाह और अभी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। तो हर तरफ से ये मामला फिर हेडलाइन, हर चीज़ें बन जाती हैं। अब ये सारी चीज़ें चल ही रही थी कि फिर सऊदी सरकार की तरफ से सफाई आती है, और वो ये आती है कि चूँकि अब रिपोर्ट आ चुकी थी इस्तांबुल पुलिस की कि हाँ, जमाल खशोगी 2 अक्टूबर को एम्बेसी आए थे और उनकी कुछ एक ऐसी वहाँ पे टीम थी एम्बेसी के अंदर सऊदी रॉयल फैमिली की, उनके जो कर्मचारी मुलाजिम, जिनसे कुछ जो उनके कंट्रोल में नहीं थे, झगड़ा हुआ और उन्होंने जमाल खशोगी को मार दिया। पहली बार सऊदी सरकार ने ये एक्सेप्ट किया, क्योंकि इस्तांबुल की पुलिस की जो फाइंडिंग्स थी, जो उन्होंने जांच की थी, उसमें ये साफ हो गया था कि 2 अक्टूबर को ही जमाल खशोगी को एम्बेसी के अंदर मारा गया। और उसके बाद लेकिन लाश कहाँ है, ये सारी चीज़ें छानबीन होनी थी। तब सऊदी अरब ने माना, लेकिन लाश अब भी एक पहेली बनी हुई थी। इस बीच में 2 थ्योरी आई। एक ये कि मारने के बाद अच्छा ये चीज़ कहाँ से हुई कि कत्ल हो गया है। इस्तांबुल पुलिस ने ऑडियो एक रिकॉर्डिंग हासिल की थी, और वो ऑडियो कैसे हाथ लगी, कहा गया कि और कैसे क्राउन प्रिंस के ऊपर उंगली उठी। जब एम्बेसी में जमाल खशोगी को मारा जा रहा था, तो एक ऑडियो ये है, 2 ऑडियो तो बहुत, उसमें काफ़ी बातें हैं, लेकिन 2 लाइनें थी जो हेडलाइन बनी थी। एक ये थी कि एक मारने वाला उसमें से कह रहा है कि मुझे पता है कैसे काटना है, ये एक ऑडियो है। और एक ऑडियो खुद जमाल खशोगी का है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझसे सांस नहीं ली जा रही है। तो ये 2 चीज़ें थी। ये टेप ऑडियो का टर्की के पास भी है, अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA के पास भी, सऊदी। और कहते हैं कि असल में ये जब सब कुछ हो रहा था, जब मारा जा रहा था, तो वहाँ से शायद लाइव फ़ोन पे रियाद में, सऊदी अरब के जो कैपिटल है, वहाँ पे कुछ लोगों को ये पूरी चीज़, ये पूरी बातचीत सुनाई जा रही थी लाइव। मतलब लाइव कत्ल की स्टोरी सुनाई जा रही थी। उसमें मारने वाले की भी आवाज़ थी और मरने वाले की भी आवाज़ थी। तो ये ऑडियो एक बहुत बड़ा प्रूफ था। लेकिन उसमें ये नहीं था, उसमें ये था कि ये ऑडियो कौन सुन रहा है। तो ये था कि वहाँ के जो डिप्टी इंटेलिजेंस के हेड और बाकी जो मीडिया सेल के हेड जो भी थे, लेकिन जो लोग का नाम आया जिनका भी, वो सब वहाँ के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बिल्कुल करीबी लोग। तो ये ऑडियो एक सबूत था। लेकिन अब ये था कि फिर लाश कहाँ है। तो बहुत तफ्तीश की गई। पहली थ्योरी शुरू में ये आई कि कत्ल करने के बाद लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए गए और उसको एसिड में गला दिया गया। अल जज़ीरा ने इसके बाद इस्तांबुल में एक पूरा शो बनाया और उसने वहाँ जाकर तमाम लोगों को इंटरव्यू किया और एक मज़दूर को उसने पकड़ा। उस मज़दूर ने ये बताया, जो कैमरे पे आकर, कि खशोगी की मौत के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े किए गए थे। और एक और वहाँ के लोकल चैनल ने एक विजुअल भी दिखाया था। उस विजुअल में ये दिखाया गया था कि 5 काले बैग और 2 बड़े मतलब करीब 7 बैग थे, जो एम्बेसी से एक मिनी बस में रखकर उसी कंपाउंड के अंदर, जहाँ पे एम्बेसडर का भी रेजिडेंस है, उधर ले जाते हुए वो तस्वीरें दिखाई गई थी। और कहा गया था कि इन बैग में, जो छोटे छोटे काले बैग थे, इन सब में जमाल खशोगी के लाश के टुकड़े रखे गए थे। तो जो अल जज़ीरा ने इंटरव्यू किया और उसमें जो मज़दूर था, उस मज़दूर ने ये बताया, ये अलग थी, कि उसने एक बहुत मजबूत अवन बनाया था एम्बेसी के स्टाफ के कहने पे, और वो अवन काफ़ी बड़ा था और उसमें 1000 डिग्री तक का तापमान सहने की शक्ति थी। और कहते हैं कि उसी अवन में जमाल खशोगी के लाश के टुकड़े को डालकर जला दिया गया।
1000 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर, और फिर सबूत ना बचे उसको जलाने के बाद कहते हैं कि फिर उसी में अलग से मीट भी बनाया गया। अब वो खाया गया कि नहीं खाया गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये पूरे शो में ये था। तो एक मज़दूर और वहाँ के जो बाकी लोग हैं उन सब का इसमें इंटरव्यू था और उसमें दिखाया गया। तो दो थ्योरी आई थी, एक लाश के टुकड़े करने के बाद एसिड से गला दिया गया, लेकिन दूसरा आया था कि उसको अवन में जलाया गया था, और ख़ास तौर पे अवन इसी के लिए बनाया गया था। इसके बाद सऊदी अरब के अकरारनामे के बाद फिर ये क्लियर हो गया, सऊदी अरब ने माना कि कुछ ऐसे लोग थे उनके इंटेलिजेंस के, उनके एजेंसियों के, जिन्होंने ये काम किया और उनको उन्होंने चिन्हित कर लिया है, जिसमें एक डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस सऊदी अरब के, एक मीडिया सेल के हेड और बाकी आम लोग जो एम्बेसी से जुड़े हुए थे। ऐसे कुल 11 लोगों को सऊदी अरब ने शॉर्टलिस्ट किया, उनको गिरफ्तार किया और कहा कि हम उन पर मुकदमा चलाएंगे। खबर ये भी आई कि उसमें 5 लोगों को फांसी की सज़ा देने की बात हुई, लेकिन ये सब कुछ आई वॉश था। एक्चुअली इसमें शुरू से जो नाम आ रहा था जमाल खशोगी के कत्ल का जो हुक्म था वो कहते हैं सीधा कहीं और से नहीं बल्कि क्रॉन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से जारी हुआ था, क्योंकि सलमान को ये लगता था कि अभी चूँकि क्रॉन प्रिंस है आगे चल के वो शाह बनेंगे, और ये जो कुछ वो अमेरिका में बैठ के और मीडिया के थ्रू उनके कैरेक्टर को लेके, उनकी फैसले को लेके, उनकी नीतियों को लेकर जो कर रहे हैं, ये सऊदी अरब के लिए ख़तरनाक है। इससे यहाँ पे एक फ्रीडम मूवमेंट भी शुरू हो जा सकता है, प्रेस की आज़ादी को लेकर तमाम बातें उठेंगी, लोगों में जागरूकता आएंगी। तो ऐसे तमाम लोगों के पहले भी सऊदी अरब में आवाज़ दबा दिए गए हैं और ये कुछ ज़्यादा हो रहा था। और मोहम्मद बिन सलमान का ये रिकॉर्ड रहा है कि जो जो रॉयल फैमिली के ख़िलाफ़ गया उसे कभी छोड़ा नहीं। और इसी कड़ी में फिर ये हुआ कि अब एक काम तो हो गया, लेकिन ट्रंप ने यहाँ पे ट्रंप से कही इस मामले में बहुत खिंचाई भी हुई। कहा गया कि आप जब पता है ये इतने सबूत है, CIA ने खुद पुख्ता सबूत दिए कि इसके पीछे मास्टरमाइंड जो है वो वहाँ के क्रॉन प्रिंस है। यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पूरे मामले में कमेटी बिठाई, उसकी रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में अक्यूज़ नंबर 1 क्रॉन प्रिंसेस मोहम्मद बिन सलमान को बनाया गया कि जमाल खशोगी के कत्ल का असली गुनहगार वो है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की इस रिपोर्ट को साइड रख दिया गया। CIA अपनी रिपोर्ट जो अमेरिका खुफिया एजेंसी है उसकी रिपोर्ट को ट्रंप ने ये कह के कह दिया कि उन्होंने मना किया है और ऐसा कुछ है नहीं, और हमारे उस वक्त आर्म्स की डील चल रही थी बहुत, तो उन्होंने कहा कि हमारे इकोनॉमी पे बड़ा असर पड़ेगा, हमें अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका में रोज़गार और इस सब के लिए पैसे चाहिए। तो मतलब पैसों के लिए ट्रंप ने भी समझौता किया एक तरह से, और जो एक एक्शन लेना चाहिए। अमेरिका आमतौर पे बाकी मुल्कों के साथ जो दादागिरी दिखाता है, कुछ भी बैन कर देंगे, ये कर देंगे, या फिर इवन तख्ता पलटवा देता है, वॉर कर देता है, ऐसे सारे मिसाल हैं अलग अलग कंट्री में। लेकिन यहाँ पे चूँकि सऊदी अरब एक शक्तिशाली पैसे वाला देश, तेल कम कीमत पे अमेरिका को देता है, एक तरह से अमेरिका का होल्ड है, तो इस वजह से ट्रंप ने भी कुछ नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र की पूरी रिपोर्ट आई लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। मुकदमा खाना पूर्ति है। एक तो उस मुकदमे में जिसको एक्यूज़ बनाया गया कहते हैं कि वो कभी पेशी पे आते ही नहीं। दूसरा एक ये भी चीज़ थी कि फ्री एंड फेयर ट्रायल हो, तो उसके लिए जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, चीन, इनके नुमाइंदों को, इनके जो प्रतिनिधि हैं उनको कहा गया आप मुकदमे की कार्रवाई के दौरान मौजूद होंगे, ताकि ये दिखाया जाए वर्ल्ड में कि हम इंसाफ कर रहे हैं, मतलब बहुत ईमानदारी से मुकदमा चल रहा है। लेकिन यहाँ पे भी ये खेल होता है, जो रिपोर्ट आ रही है कि जैसे जब मुकदमे की सुनवाई होती है तो एंड टाइम पे इनके मुल्क के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को बताया जाता है, इतना कम टाइम दिया जाता है कि वो पहुँच ही ना सकें उस कार्रवाई को सुनने के लिए। दूसरा, पहुँच भी जाएँ तो वो सारी कार्रवाई वहाँ अरबी में होती है और उनको कोई भी दुभाषिया या ट्रांसलेटर नहीं दिया जाता है जिससे वो समझ सके कि ये क्या जिरह चल रही, क्या बात हो रही है, तो वो भी यूजलेस है। तो कुल मिला के पूरा आई वॉश है। दूसरी तरफ अदनान खशोगी की जो फैमिली, उन्होंने भी इसके ख़िलाफ़ जब बोलना शुरू किया तो फिर सऊदी किंगडम को डर लगा। फिर एक रिपोर्ट आई और रिपोर्ट ये आई कि अब इनकी फैमिली के लोगों को सऊदी सरकार ने कहा है तो इतने पैसे दिए हैं कि ताकि इनका फिर मुंह बंद रहे। और इनके वाशिंगटन पोस्ट ने ही एक खबर छापी थी कि करोड़ों डॉलर दिए गए हैं खशोगी के फैमिली को, हर महीने कई हज़ार डॉलर फिक्स है। इसके अलावा इनकी अलग अलग इनको घर दिए गए हैं। 2 बेटे और 2 बेटियों को एक लंबे टाइम तक इनके साथ एक समझौता हुआ है जिसके लिए इनको बाकायदा जो सिर्फ एक घर दिया गया वो जद्दा शहर में बंदरगाह के करीब,
कहते हैं कि वो $40 लाख, $40 लाख उस घर की कीमत है। इसके अलावा वर्जीनिया में जो लोग हैं उनको पैसा दिया गया है। और ये सारी चीज़ें ये है ताकि ये लोग कभी अपना मुंह ना खोलें और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ ना बोलें। तो फ़िलहाल इस खबर में लेटेस्ट अपडेट यही है कि मुकदमा सऊदी अरब में चल रहा है 11 लोगों के ख़िलाफ़, लेकिन पूरी दुनिया का ये मानना है कि ये एक आई वॉश है, इसमें कुछ नहीं होगा। और इसमें जानबूझ के जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने उन लोगों को मोहरा बनाया है, जबकि असली गुनहगार कोई और नहीं बल्कि खुद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, जो आगे चल के वहाँ के राजा बनेंगे। तो एक जर्नलिस्ट की मौत जिसको लेके यूरोप, अमेरिका, पूरी मीडिया बिरादरी जो है एक साथ हुई, एक साथ मंच पर आई। लेकिन अफसोस ये है कि जो उसका असली गुनहगार है वो बाहर है गिरफ्त से, क्योंकि जिस मुल्क से है उस मुल्क का कानून ही वही बनाता है, सज़ा भी वही देता है, इंसाफ भी वही करता है। तो जब सब कुछ उसके हाथ में है तो फिर उसके ऊपर हाथ कौन रखे, ये बड़ा सवाल है। ये थी पूरी कहानी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के मिसिंग की, कत्ल के पीछे की वजह की।